ALS, Alternative Learning Systems. chemical engineering में Yes. specification in petroleum science and पेट्रोलियम का स्कोप बताइए इंडिया में और फर्दर कहाँ है, अभी कहाँ है और क्या स्कोप है? सर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो जो रिफाइन करने के बाद वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और सर जो अभी ब्लाइंड ब्लेंडिंग चल रहा है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। और काफ़ी सारे जो हमारे मिशंस हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पेट्रोलियम से बायोफ्यूल्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करें। खासतौर की अगर बात करें तो मेनली सर पेट्रोलियम के जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंडिया उसके लिए काफ़ी बड़ा वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्टर के रूप में छोटा हुआ है। पेट्रोलियम अभी इंडिया में कहाँ से लिया जाता है सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट मुख्य रूप से सर इराक और ईरान मिडिल ईस्ट से लिया जाता है। प्रोडक्शन के मामले में इंपोर्ट से यस। और यहाँ पर निकल रहा है कि नहीं कहीं से जी सर यहाँ पे एक दो जगह है तो मुंबई हाई बेसिन से निकलते हैं और एक कृष्णा कावेरी बेसिन वहाँ से और वही रहते हैं कि और फर्दर स्कोप कहाँ का है? सर फर्दर स्कोप से लेह जम्मू कश्मीर के कुछ रिसोर्स कुछ दिन पहले कहा था कि वहाँ पे भी रिजर्व है लेकिन अभी सर इसका एक्सप्लोरेशन चालू नहीं हुआ। हिस्ट्री आपने कैसे रख लिया? सर मेरी ब्रांच का ऑप्शन है नहीं। सही है। हिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट आया? सर तैयारी के दौरान मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री में मुझे मतलब लगा कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करना अच्छा लग सकता हूँ इसलिए मैंने हिस्ट्री हिस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन हुआ है जो टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड है, इमर्ज किया है टेक्नोलॉजी से? सर औद्योगिक क्रांति है हो सके उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जब आया तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नॉलेज का लोगों में आया उन्हें जागरूक हुआ, लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करने लगे। कोई स्पेसिफिक बताइए टेक्नोलॉजी क्या यूनिवर्स है? सर उसमें भाप इंजन का आविष्कार हुआ। इस वजह से लोग मतलब भाप इंजन के आविष्कार होने से काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ लगी जिस वजह से उद्योग का विकास हुआ। क्या इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड पर? सर वर्ल्ड पर ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो हमारा जो पहले कृषि एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जो शिफ्ट हो गए और जो इसमें कहीं ना कहीं जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी उनका इंक्रीज देखा गया। इंडिया पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा? सर इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, बस थोड़ा सा इम्पैक्ट करने में देरी लगा है क्योंकि अराउंड 1800 और जब अंग्रेज जब आए भारत में उसके बाद से जो टेक्नोलॉजी यूरोपियन कंट्री में थी उसके बाद उसका ट्रांसफर किसी रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे माध्यम से इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ उसका इम्पैक्ट इंडिया पे अगर एक तरीके से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि उस समय ब्रिटिश से कॉलोनी पे इंडिया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उन्हें कच्चा माल चाहिए था जो कि वो इंडिया से इम्पोर्ट करके ले जाते थे। आजकल का कोई बर्निंग टॉपिक बताइए जो कि काफी चर्चा में है। सर इजराइल के और हमास का हिजबुल्लाह का साथ जो लेबनान में जो अटैक हुआ है ईरान के है। दूसरा सर एक अगर रीजनल लेवल की बात करें तो बिहार में बाढ़ की समस्या है वो भी और टॉपिक है। बाढ़ के लिए काफ़ी हाई अलर्ट पे बिहार को रखा गया है और एक तरह की जो कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और सर हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो क्वाड का सम्मेलन हुआ है जिसमें भारत का वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या चर्चा में है? जी सर इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियों के तौर पे अगर देखें तो अगर गवर्नमेंट नेशन वन इलेक्शन आता है
तो सर इतनी बड़ी रिसोर्स जो हमारे संविधान में काफी सारे आर्टिकल्स को बदलने होंगे। अच्छा, वन नेशन में एक बात बताइए, ये जो टाइटल है इसमें वन नेशन का क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस उसका है, क्या रिलेवेंस है, क्या जरूरत है इसकी? सर वन नेशन तो है ही, बनाना है। नहीं सर, वन नेशन है, बस ये जो इलेक्शन है उनको हमने वन नेशन से इंटीग्रेट करना है। ये जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं उनको इंटीग्रेट करके वन नेशन के एक ही इलेक्शन के केवल वन इलेक्शन करने से काम नहीं चल सकता है सर। करना तो इलेक्शन एक बार करना ही नहीं। जी सर। पर्पस है। जी सर। व्हाई द टर्म वन नेशन हैज बीन इंसर्टेड? बिकॉज़ ये कहीं न कहीं सर हमारी इंटीग्रिटी और एकता की भावना को दिखाता है कि हम लोग ये नेशन के रूप में एक हैं, तो इलेक्शन के रूप में हम एक हैं। इसलिए प्रावधान होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। मतलब क्या मोटिव, क्या पर्पस, की जरूरत क्या है उसकी? There should be one election that is sufficient. Now one nation करने की क्या जरूरत है? आपका व्यू ना लिखिए, बारे में कोई पढ़ा थोड़ी कहीं लिखा हुआ थोड़े है, आपका व्यू बताना है। वन नेशन वन इलेक्शन, हम यही नहीं करने जा रहे हैं कि एक इलेक्शन करने जा रहे हैं स्टेट और सेंटर का। देखो वन नेशन टर्म को वहां पर इंसर्ट करने की क्या जरूरत है सर? अगर हम टाइटल में सर, क्योंकि अगर हम सारे स्टेट्स को मिला दें तो एक नेशंस का भी प्रॉब्लम वो तो है ही, तो ट्रिवियल है। तो वो हमारे करने का मतलब वन नेशन कहना वहां क्यों जरूरी है, क्या उसका इंपॉर्टेंस, क्या रिलेवेंस है? अच्छा, वन इलेक्शन मान कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है? वहां कर क्या रहे हैं वन इलेक्शन में? सर लोकसभा और जो राज्य विधानसभा का इलेक्शन एक ही टाइम पे करवा रहे है ना? तो लोकसभा का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शन, ये दो इलेक्शन है कि एक इलेक्शन? सर दोनों को दो इलेक्शन कहिए, एक ही इलेक्शन कहिए? सर इलेक्शन दो है। दो इलेक्शन है, तो आप कर क्या रहे हैं कि दो इलेक्शन को एक टाइम में करवा रहे हैं। जी सर। वन इलेक्शन कहाँ हुआ? सर there are two elections which are being held at one time, यही ना हुआ? इसका करेक्ट परसेप्शन तो ही ना, ये मीनिंग है कि आप जब दो काम को आप एक ही दिन में कर रहे हैं तो क्या आप एक ही काम कर रहे हैं कि दो काम कर रहे हैं? सर काम दो कर रहे हैं, काम दो कर रहे हैं, इसके लिए जो समय है अलॉटमेंट है वो एक ही दिन में कर रहे हैं, यही ना फर्क पड़ा। इलेक्शन तो दो है, तो व्हाई वन इलेक्शन? क्या तो जो आप कर रहे हैं उसको करेक्टली रिएक्ट कर पा रहा है, कन्वे नहीं कर रहा है बात को। व्हाट यू आर डूइंग, you are conducting two elections at one time. This is the correct fact. Yes. But you are saying one election. You are not conducting one election. नहीं। Yes. हमको लगता है कि ना वन नेशन का कोई सिग्निफिकेंस है, ना वन इलेक्शन करेक्टली उसको कहा जा रहा है। Yes. अच्छा, वन आप हिस्ट्री में देखिएगा शुरू से, तो कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों इलेक्शन एक साथ हुआ है। इसके लिए आज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जब शुरू में ऐसा हो चुका है 3-4 बार? सर ऐसा है कि तो व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड? सर अभी जो बाकी सारे अभी भी कुछ 2-3 राज्य हैं जिनके इलेक्शंस, विधानसभा के इलेक्शंस सेंटर के साथ नहीं, जैसे पावर में 67 में है ना, 62 में, सब में तो इलेक्शन एक बार हुआ था सेंट्रल स्टेट का। वही काम आगे आप करना चाहते हैं? तो जो काम हो चुका है वो पहले भी, उसको आज करना था, आज क्यों चाहते हैं कि उसके लिए किसी अमेंडमेंट किया जाए, ये की जरूरत क्यों पड़ रही? सर जो इलेक्शंस में रिसोर्सेज काफी ज्यादा वेस्ट होते हैं। अब रिसोर्सेज की बात, सवाल आपने समझ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सेंट्रल स्टेट का इलेक्शन एक साथ हो जाए। ऐसा तो पहले भी हो चुका है, जो पहले हो चुका है आज भी हो सकता है,
उसके लिए कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सर अभी की जो समस्या है, काफी सारे जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि उनको 5 साल के लिए कार्यकाल होना चाहिए। जो उनका जिन्होंने अगर 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया तो उनको एबॉलिश करना पड़ेगा, तो सरकार को कम समय में ही खत्म करना होगा। इसके लिए सर अमेंडमेंट करने का जरूरत है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मैं जो पहले होता था वो ऑटोमेटिकली होता था, यस सर। अभी आपको डिलीवरी करना होगा, जी सर। उसका टर्म पूरा नहीं होने पर भी उसको करना होगा, इससे जरूरत पड़ रही यस है ना? यस। ठीक है। प्रकाश, ओम प्रकाश, यस। आपने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में किया है, एमटेक भी किया, उसके बाद मीन्स व्हाट इज अट्रैक्टिंग यू टुवर्ड्स सिविल सर्विस? सर मुकुल से मेरा जो स्वभाव था, मैं हमेशा से ही कुछ एनएसएस से जुड़ा हुआ था कॉलेज के टाइम से। तो मैं एनजीओ से काफ़ी सारा जुड़ा हुआ था, और कॉलेज में भी अभी भी मैं घर पे भी बच्चों को फ्री एजुकेशन देता हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं बिहार में या फिर सेंट्रल लेवल पे जो भी एजुकेशन की समस्याएं हैं, और जो पेंशन या फिर जो भी फंसी बेचारे लोग हैं, उनके लिए हमेशा से कुछ अलग करने की इच्छा रही है। और इसके लिए मुझे सर एक सही पोजीशन, सही अपॉर्चुनिटी और पावर की जरूरत है। मुझे लगता है सिविल सर्वा मुझे वो पोजीशन प्रदान कर सकता है, ताकि मैं इस कार्य को करने में मैं अपनी कुछ योगदान दे सकूँ। तो मीन्स ये जो एहसास हुआ एमटेक करने के बाद हुआ या इंजीनियरिंग बीटेक करते दौरान हुआ, कब हुआ? सर चाइल्डहुड से ही मुझे एहसास था, बट मुझे ऐसा था कि पहले मेरा प्लान था कि मैं जॉब सिक्योरिटी करूँ, उसके बाद फिर मैं उसके साथ करूँ। तो इसीलिए फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई किया। जब जॉब में नहीं हो पाया तो फिर मैं 100% इसे में दे दिया। आपने एमटेक भी आईआईटी दिल्ली से किया? नहीं सर, आईआईटी गुवाहाटी से। और बीटेक किया आईआईटी दिल्ली से? जी सर। अब अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जा रहे हो, जी सर। इतने प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद, जिसमें के लिए भारत सरकार ने आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा एक पैसा खर्च किया है, हाउ विल यू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट विच गवर्नमेंट हैज मेड इन फॉर योर स्टडीज in mechanical engineering or chemical engineering by going to education service? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गवर्नमेंट ने मुझे एक्सप्लेन किया है वो, और उनसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखता हूँ, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जब मैं सर्विस में जाऊँगा तो मैं अपनी एफिशिएंसी और अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज करके दूंगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, रूरल लाइसेंस पॉलिसी है, अभी इकोनॉमिक ब्लेंडिंग पॉलिसी है, बिहार में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग काफ़ी उसके लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, इंसेंटिव दे रही है। तो मैं कहीं ना कहीं अगर उसमें लूपहोल्स होते हैं तो उसको अच्छे से टैकल कर पाऊंगा, और उस योजना को अच्छे से कार्यान्वयन करने में अपना टेक्निकल स्किल्स है उसको यूज कर पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए गुड ओजोन और बैड ओजोन में क्या डिफरेंस? सर ओजोन बेसिकली जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर पे होता है, तो जो उसे गुड ओजोन बोलते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को कैप्चर करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं। अक्सर जो बैड ओजोन होता है वो ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, नियर द सरफेस, जो कहीं ना कहीं पोल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर के किस लेवल में? सर लोअर ट्रोपोस्फेयर, क्लोज टू नियर द सरफेस। तो उसको बैड क्यों कहते हैं? सर क्योंकि जो ओजोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज नहीं पाती। ओजोन का जो पहले पोल्यूटेंट काम होते हैं, क्योंकि वो जो ओजोन है किसी और केमिकल से रिएक्ट करके अलग केमिकल्स बनाते हैं, और वो केमिकल्स ग्रीन हाउस गैस के लिए काफी ग्रीन हाउस गैस में भी कंसीडर किया जाता है। अच्छा, चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग पढ़े हो और ओजोन के विषय में इतना बोल रहे हो, ये ओजोन होल जो पोलर रीजन में होता है या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? सर उसमें मुख्य रूप से जो ओजोन होल्स हो रहे हैं, जो सीएफसी या पीएफसी जो केमिकल्स हैं,
उसकी वजह से रिएक्शन करके जो सामने क्या रिएक्शन होता है, सर- कैसे रिएक्शन होता सर है? होता है कि जो ऑक्सीजन है वो O2+ में O3 बनाता है ओजोन, लेकिन साथ ही जो एक्स्ट्रा O है वो कहीं ना कहीं अलग केमिकल से फॉर्मेशन हो जाता है, CH3 के साथ फॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से ओजोन बन ही नहीं पाता है, जिस वजह से वो छिद्र और जो होल है वो उसका फॉर्मेशन होता है। ये जो आप समझा रहे हो, कोशिश कर रहे हो केमिकल फॉर्मूला बताने की, ठीक है, इसमें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की क्या भूमिका होती है? सर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहीं ना कहीं ओजोन हमको बनने में और ज्यादा महसूस हो रही है सर इससे। ओके, चलिए, सॉल्विंग रूबिक क्यूब्स, ये आपका हॉबी है? जी सर। कितने समय से है हॉबी? सर बीटेक से हैं? बीटेक का टाइम से। बीटेक के टाइम से। जी सर। 3x3 क्यूब करते हो? 4x4? 3x3 केवल 3x3? जी सर, मैं 3x3 मैं नहीं करता हूँ, अभी ब्लाइंडली सीख रहा हूँ। ब्लाइंडली सीख रहे हो? जी सर। तो ब्लाइंडली में कलर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है। अगर हम क्विक्स की बात करें तो कॉर्नर पीस जो है वो सिर्फ कॉर्नर पे ही जाएंगे, एज पे नहीं जाएंगे, और सेंटर पीस हमेशा वहीं रहेंगे, मूव करेंगे नहीं। ओके। तो कॉर्नर को सर हम कोई भी कॉर्नर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लाइक एक नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी कॉर्नर को आइडेंटिफाई करके उसे सही पोजीशन पे ले जाते हैं। और फॉरगेट अबाउट ब्लाइंडली, ओके ठीक है, बाय सीइंग। यस 3x3 रूबिक क्यूब जो कि कितने देर में कर दोगे सॉल्व? सर एक्चुअली मेरे हैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं 2.5 मिनट में कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं रूबिक क्यूब सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ जी सर। और आप मेरे ट्रेनर के रूप में आपको मेरे को सिखाना है, जी सर। फर्स्ट 3 स्टेप्स क्या होना चाहिए सर सबसे 3x3 सर रूबिक सबसे क्यूब पहले सॉल्व उसमें करने में? अलग-अलग लेयर बनाने होते हैं। पहले में फर्स्ट लेयर बनाते हैं, किसी एक कलर को किसी भी सेंटर को आइडेंटिफाई करके उसे। चलो वो कलर हमने आइडेंटिफाई किया, व्हाइट। जी सर। अब मेरे को गाइड करो। जी सर, तो सबसे पहले मैं व्हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाइट के बॉडी में येलो होता है, तो येलो हम क्रॉस बनाएंगे व्हाइट के बॉडी में। नहीं, ये व्हाइट पे कौन सा फिगर बनाएंगे? व्हाइट पे से क्रॉस बनाएंगे। अच्छा, व्हाइट पे क्रॉस बनाएंगे तो येलो पे क्या बनेगा? सर येलो पे रैंडम कुछ भी बन सकता है, डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे। व्हाइट पे अगर येलो पे व्हाइट पे क्रॉस बनता है, येलो पे बाकी सारे एचपी से उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो सारे एचपी कैसे हैं। येलो कोई होगा क्या? नहीं येलो नहीं होगा, तो व्हाइट पे आप क्रॉस बना दिए, व्हाइट पे व्हाइट क्रॉस बनाएंगे। व्हाइट पे व्हाइट क्रॉस बनाए, जी सर। ओके, ठीक है। तो हमारे तो चलो, पहला स्टेप में है कि आपने एक कलर चूज किया, उस पे क्रॉस बनाया और उसके एज पे जो कलर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। जी सर। नेक्स्ट सर जो एज का जो कलर कॉर्नर का जो कलर है उसमें 2 कलर होंगे, 3 कलर होंगे, एक तो जो ऊपर जाएगा, एक जो एडजेसेंट में जाएगा। तो जो एडजेसेंट दोनों उसके बीच में मिलाना होता है, और उसके बाद उनको रोटेट करके ऊपर ले जाया जाता है। रोटेशन का क्या डायरेक्शन हो? रोटेशन सर अगर हमें पहले तो अगर मेरे राइट कॉर्नर, मेरे राइट हैंड के कॉर्नर पे है, तो सबसे पहले मैं उसे लेफ्ट करूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट, या एक्सट्रीम लेफ्ट करूंगा। फिर मैं जो हमारे राइट का जो क्यूब है उसको बॉटम पे लाऊंगा, फिर इसको वापस से जगह प्लेस करूंगा लेफ्ट से राइट में, फिर वापस से जो मैंने बॉटम किया उसको वापस लेफ्ट करूंगा। चलिए, केमिकल इंजीनियरिंग और सॉल्विंग रूबिक क्यूब जो हॉबी है आपका, इससे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजों को लाना है, what will be those elements which you would like to bring in administration from your engineering background of chemical and hobby of Rubik cube solving? सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मैं बच्चों में जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर क्वांटिटी एजुकेशन की वजह क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करूंगा, और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एजुकेशन में लाया जा सकता है। नहीं, वो केमिकल इंजीनियरिंग से कैसे जस्टिफाई हो रहा है क्वालिटी और क्वांटिटेटिव? केमिकल इंजीनियरिंग में आपका फोकस क्या होता है? सर मेनली जो रिएक्शंस, जो भी हमारा जो एनर्जी बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस जो लॉसेस हैं एनर्जी के वो कम से कम, जो भी हम यही चाहेंगे कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर, उसका मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकें। एनर्जी कंजर्वेशन पे फोकस करते हैं, लॉस हो रहा है वो मिनिमम करें। आगे
रूबिक क्यूब से? सर रूबिक क्यूब्स में जैसा कि हर एक मूव से बाकी सारे क्यूब्स का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। इसी तरह मैं प्रशासन में जाऊंगा, मेरा यह होगा कि कोई भी मैं अगर डिसीजन लेता हूँ उसके आगे वो डिसीजन से मेरे काफी सारे समाज के नागरिक को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो डिसीजन मुझे काफी सोच समझ के लेने होंगे और सही एंड माइंडसेट से लेना होगा, बिना बयास के लेना होगा। चलिए, आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सोच करके संक्षिप्त में जवाब। अगर 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं देते, कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ती और एक अखिल भारतीय स्तर का बड़ा आंदोलन 1939 में कांग्रेस खड़ा करती, क्या परिणाम होता उसका 1939 से 1947 तक के इतिहास पर और 1947 के बाद के भारत के इतिहास पर? सर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय सुभाष चंद्र बोस कंटिन्यू करते और वो क्रांतिकारी विंग से जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो क्रांतिकारी विंग से जुड़े थे, मतलब सर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट से बिलोंग करते थे, वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा में मानते थे सुभाष चंद्र बोस। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे वो कहीं उनके जो आंदोलन होते हैं उनको कुछ मतलब बाई फोर्स और बाई मिलिट्री एक्सपेंशन से उनको दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो हमने इंडिपेंडेंस पाया वो कहीं ना कहीं और डिले हो जाता। अगर 1917 अगर वो डिले होता तो जो अभी जिस सिचुएशन पे हम हैं, जितनी डेवलपमेंट हमने 1947 तक की है वो और भी डिले हो सकता है। ठीक। ओम प्रकाश, कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा क्या है? सर उन्हें जो याचिका और घोषणा पत्र के माध्यम से मतलब ब्रिटिश के सामने आग्रह करने के बजाय उनसे लड़के क्रांतिकारी आंदोलन करके स्वतंत्रता प्राप्त करने की विचार। तो आपका कहना है कि कांग्रेस क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकती थी? ऐसा कर सकती थी। तो कांग्रेस के कुछ विंग्स जो थे मतलब आप सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी मानते हैं? उस विंग से जुड़ी उनकी विचारधारा से क्रांतिकारी थी कि मुझे मतलब याचिका करने से मुझे ऐसा विचारधारा की याचिका करने से पर्सनल सब्जेक्ट है इसके। जी सर। तो सुभाष चंद्र के विचार को और क्लैरिफाई करिए जरा, क्योंकि मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस के विचार और जवाहरलाल नेहरू के विचार लगभग एक जैसे हैं। सर विचार में कहीं सोशलिस्ट में थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो भारत के आजाद करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं वो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के जो मूवमेंट है जो प्रिंसिपल वो एग्री नहीं करते थे। अच्छा, बिना एग्री किए उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा? नहीं सर, ऐसा नहीं, उनकी इज्जत करते थे लेकिन किसी एक मुद्दे पे उनको डिसएग्री नहीं करते थे। राष्ट्रपिता करते उन्हें अपना आइडिया नहीं मानते थे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पे उनको समर्थन किया जाए। व्यक्तिगत आइडियोलॉजी भी अलग हो सकती है। ओके, चलिए हिस्ट्री से कुछ और सवाल है आपके लिए। रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य, कभी सुना है ये शब्द? सॉरी सर, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप तो ग्रेजुएशन में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है बीबीएससी में, उसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट है सिलेबस का। सर एक जब से एक्टिव हो गया तो मतलब उतना ध्यान से मतलब किया नहीं। इट मींस आप सिर्फ पास करने के लिए पढ़ रहे थे? मतलब सर जो भी मतलब यूपीएससी के सिलेबस में भी सिलेबस तो सेम है ना? ये सिलेबस है, लेकिन सिलेबस हिस्ट्री मेंस में आता है तो प्री के लेवल पे मैंने वो ट्राई किया नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए कोई नहीं। आपको ऐसा लगता है कि गांधी जी अपने निर्णयों में थोड़े अस्थिर दिखते हैं? राजनीतिक जीवन से बार-बार रचनात्मक कार्यों में चले जाना, राजनीतिक कार्यों से थोड़ी दूरी बना लेना, ऐसा 2 बार उन्होंने किया है। क्यों ऐसा? क्या आप इस विचार से आप सहमत लगते हैं या फिर आगे कुछ और विचार भी? सर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जो कि गांधी जी को चिंतन मनन करने के लिए मजबूर करती थी कि गांधी जी को ऐसा लगता था कि फिलहाल मुझे किसी भी आंदोलन में भाग लेने से पहले मुझे इसमें चिंतन करने और कुछ ग्राउंड लेवल पे जो समस्याएं हैं उनको अगर मैं दूर करने के लिए कुछ अपना कार्यक्रम चलाऊं तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच गांधी जी का। ऐसा कार्यक्रम चला था? जैसे सर पुणे फैक्ट्री वार गांधी जी ने
जो पुना पैक्ट का मेन रूट कॉज था, पुना पैक्ट क्यों हुआ था, उनके जो एससी को रिजर्वेशन की वजह से, तो गांधी जी ने उसके लिए जो हरिजन सेवक संघ का आयोजन करके हरिजन उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किया। 1934 में गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, यस क्या कारण था? सॉरी सर। एक स्वराजवादी है 1923 में, एक न्यू स्वराजवादी है, नए स्वराजवादी है 1934 में, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस? सर 1923 में तो सेवादास थे। दोनों के विचारों में आपका कोई अंतर पाते हैं, न्यू स्वराजवादी और नए स्वराजवादी, और जो 1923 के जो स्वराजवादी है उनके विचारों में? सर जो पुराने स्वराजवादी थे वो अंग्रेज डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे, जो नए वाले स्वराजवादी थे वो कहीं पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। अच्छा, तो और बहुत सा सब्जेक्ट को थोड़ा सा और अच्छे से डेप्थ के साथ पढ़िए। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, नेशन और स्टेट, राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या अंतर पाते हैं? राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है? सर राष्ट्र एक सामूहिक रूप है जो कि स्टेट से मिलके, कोलिजन से मिलके बना है, और राष्ट्र को मतलब जो स्टेट्स हैं राष्ट्र की अवधारणा क्या कहती है? सॉरी सर। ओके, देखो, वन नेशन वन इलेक्शन में क्वेश्चन नहीं था, सर अपना एक कन्वर्सेशन से शुरू हुआ। जी सर। ठीक है, कन्वर्सेशन में ये सर ने कहा कि इसको क्यों टैग कर रहे हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन। जी सर। ठीक है, क्योंकि इस टाइटल से अभिप्राय क्या है कि हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, दो चुनावों को एक साथ कराएं। जी सर। ये जो टर्म है, आपको ये बताना था कि ये जो टर्म है, ये टर्म मीडिया ने प्रचारित कर दिया। जी सर। ठीक है, आइडिया पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच जब फ्लोट हुआ तो क्या आइडिया था ये? साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्या था? साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर इसमें थोड़ा सा एड ऑन हुआ कि भाई हम लोकल बॉडीज का भी इलेक्शन जो है उसको भी, जो डायरेक्ट इलेक्शन है इंडिया में, उसको हम एक साथ कराएंगे, साइमल्टेनियसली कराएंगे। ठीक है, ताकि कॉस्ट बच जाए और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी जो ब्रेक होता है वो एक पोर्ट्रे किया जाता है कि ये सब ब्रेक होता है, कुछ ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी है उस पे क्या है पक्ष में, क्या है उसके विपक्ष में, वो सब अलग बात है, लेकिन ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है पूरी तरह से उस आइडिया को कैप्चर नहीं कर रहा है जो आइडिया है। ठीक है, तो सर जब आपके दे रहे हैं इशारा तो आपके विचार उस दिशा में गहराई में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़े हो, ठीक है, तो इसलिए वहां पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, तो वो तो क्वेश्चन था ही नहीं, ये मत सोचो। ठीक है, एक कन्वर्सेशन था, हम कन्वर्सेशन के माध्यम से आपके एनालिटिकल ब्रेन को देखना चाहते हैं, एनालिटिकल स्किल्स को देखना चाहते थे सर। ठीक है, कि भाई एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा जो है एनालिटिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो टर्म जो है कैप्चर नहीं कर रहा आइडिया को। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मीडिया ऐसे अभिव्यक्ति का चयन करता है, एक्सप्रेशंस का चयन करता है जो बहुत आसानी से आम लोगों को समझ में आए। अब एक देश एक चुनाव, ठीक है, तो चुनाव का मतलब आम जनता समझती है लोकसभा विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि एक ही बार में हम जाएंगे, कब चुन के आ जाएंगे, तो इसलिए ये टर्म यूज हो रहे हैं, लेकिन आइडिया को कैप्चर नहीं कर रहे। समझ गए? तो अभी जो आपका प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा। ठीक है, सब लोग भी मींस एंड यू हैव स्टडीड एट वेरी प्रेस्टिजियस, बीटेक कर रहे हो आईआईटी दिल्ली से, एमटेक कर रहे हो इससे। हां सर मैं पीएचडी भी कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना सही रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, तो परसुइंग का अगर कॉलम होगा तब ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी, अभी वो क्वालिफिकेशन आपका नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी संदर्भ में आ जाएगा। आपका एमटेक कब कंप्लीट हुआ है?
2021 21 और छोटे समय के लिए जॉब भी किया? नहीं सर, जॉब हुआ नहीं, मतलब जॉब हुआ और मुझे लगा हो जाएगा, फिर 1 साल का ड्रॉप हो गया, लेकिन 22 से मैं पीएचडी में हूँ। ठीक है, तो आपके बाद आपसे जो पीएचडी भी अगर आ गया, एमटेक से ही ये भाव आएगा बोर्ड में कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब विच यू हैव अप्लाइड। ओके, और दूसरा जो है कि आपने जो है उधर किसी के साथ नाइंसाफी कर दिया जो उसमें इंटरेस्टेड है, आईआईटी में पढ़ा होता इंजीनियरिंग, लेकिन वहां पर आपका आंसर में ठीक था, ये कमिटमेंट दिख रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है उसको मैं रिपे करूंगा, राइट, बाय यूजिंग द स्किल्स नॉट सब्जेक्ट when I will be pursuing a professional career as per my dreams, आपका एक बहुत छोटे उम्र से ड्रीम रहा है, ठीक है, तो एक कमिटमेंट दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा और जान डालना है उस आंसर, वो थोड़ा सा लग रहा था मैकेनिकल था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जान डालना है। जान डालने के लिए क्या करना होगा, कोई ना कोई आपको इवेंट, इंसिडेंट जहां से ये ट्रिगर हुआ, ठीक है, थोड़ा बचपन में क्या होता है, एक इनिशियल प्रोफाइलिंग होता है, छठे में 5वें बच्चे से पूछेंगे कि क्या बनोगे बेटा, बोलेगा आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, राइट, जस्ट एक उसको इन्फैचुएशन है एक प्रोफेशन की, वो एक्सप्रेस करता है। लेकिन जब वो बच्चा 12th में पहुंचता है, ग्रेजुएशन में पहुंचता है, तो वो कॉन्क्रीटाइज्ड होता है, वो वहां पे ठोस आधार उसको दिखने लगना चाहिए कि क्यों मैं जाना चाहता हूँ इस प्रोफेशन, ठीक है। तो आपका पूरा ये जो स्टोरी लाइन इस आंसर में ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए जान डालो, ठीक है, नहीं तो एक परसेप्शन जो बिल्ड होगा ओवर क्वालिफाइड का, वही आपके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है, नहीं तो और बाकी नहीं जा सकता है। और रूबिक क्यूब्स जो है, ठीक है, उसमें आप ब्लाइंड सॉल्विंग की ओर जाना चाहते हो, अभी थोड़ा टाइमिंग में और करो ना, वहां बहुत स्कोप नहीं हो सकता, मतलब आगे का मेरा मूवमेंट है वो नहीं हो पाता। ओके, अगर किसी दूसरा हैंड मूवमेंट करे और आप आइडिया दो तो अगर मैं किसी को सिखा सकता हूँ तो 7 से 8 सेकंड में कर लेंगे ना, तो ये बोलना था, ये बोलना है कि मैं किसी को सिखा के सर 7 से 8 सेकंड में का मेरा पूरा विश्वास है कि टाइमिंग में निकाल सकता हूँ 3x3 के रूबिक क्यूब्स में, लेकिन मैं अपने लिए अब थोड़ा सा ब्लाइंड सॉल्विंग में जाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने शुरुआत कर दी, ठीक है। तो वैसे आंसर अच्छा है, हिस्ट्री में थोड़ा सा और चाहिए, ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हारा आंसर में बड़ा फ्लूइडिटी, ठीक है, क्या फ्लूइड है, तुमने एक पहले आपने बोला कि यहाँ पर सिलेक्टिव है, क्या है, ऑप्शनल जो है, क्वालिफाइंग, तो जब यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, तो यूपीएससी में तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, तो ये बोलोगे ना, आपने बोला, खुद ही बोला कि यूपीएससी में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीएस के लिए बोल रहे हो, ऑप्शनल के लिए तो नहीं बोल रहे हो, ऑप्शनल में तो पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो लग रहा है कि कुछ कंसील करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, डोंट हाइड, बोलो कि वहां पर कि यूपीएससी में मेरा हिस्ट्री नहीं, मैथ्स ऑप्शनल है, फिर मैथ्स भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। और प्रीलिम्स का जो जीएस के लिए सर केवल प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो हिस्ट्री एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो मैं जो तैयार करता हूँ यहाँ, तो इसलिए मैंने यू कैन जस्टिफाई अगर आप आंसर वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं दे रहे हो, राइट, लेकिन इस पूरे कन्वर्सेशन में थोड़ा सा हाइडिंग, कंसील करने वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ठीक है, बी ऑथेंटिक, ओके। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आंसर नहीं आना कोई बुरा बात नहीं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ छुपाने का कोशिश करना, वो आपके अगेंस्ट जाएगा, यू अंडरस्टूड। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का आंसर नहीं दिया ना, कोई बात, बट क्रिएट दैट परसेप्शन दैट यू आर
very authentic individual. Yes. Okay, जो हो, right? Yes. बस ये कर लो और थोड़ा सा प्रिसीजन लाओ आंसर, थोड़ा सा तुम इंजीनियरिंग के हो तो तुमको तो अच्छे से पता, तुम्हारे आंसर में लेंथ ज्यादा है और डेप्थ कम है, ठीक है? लेंथ को कम कर दो, डेप्थ बढ़ा, तो एकदम बहुत हाई मार्क्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा है तुम्हारा। We thoroughly enjoyed talking to you. ठीक है? All the best. Kab your date? 26. All the best.